जी। सो इतने बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग हल्का सा पीछे का रिवाइज कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बातचीत करी थी साइंटिफिक इंक्वायरी की, और हम लोगों ने बातचीत करी थी दो मेजर अप्रोचेस की जो साइंटिफिक इंक्वायरी की तरफ रखी जाती हैं। तो साइंटिफिक इंक्वायरी में हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच की। तो जब हम लोगों ने इंडक्टिव अप्रोच की बातचीत करी थी तो हम लोगों ने एक सिस्टम ध्यान में लिया था जिसको हमने कहा था कि इंडक्टिव अप्रोच में ISG याद कर लीजिए, तो डिडक्टिव में उल्टा हो जाएगा DGS। तो डिडक्टिव अप्रोच वो अप्रोच है साइंटिफिक इंक्वायरी की जहां पे हम एक जनरल ट्रूथ से एक स्पेसिफिक ट्रूथ की तरफ जाते हैं। तो एक लार्जर मेजर प्रेमाइस को हम लेते हैं जो पुराने समय में मेजर प्रेमाइस कही जाती थी, और आज के नए समय में जब डिडक्टिव अप्रोच यूज करी जाती है रिसर्च के अंदर तो हम लोग इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर एग्जिस्टिंग रिसर्च। तो ये एग्जिस्टिंग रिसर्च के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और उसके बाद में हमारे रिजल्ट को वेरीफाई या रिजेक्ट करते हैं। इसी के ऑपोजिट में इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में हम लोग डेटा से शुरुआत करते हैं, कोई प्रायर सपोजिशंस हम लोग एज सच कैरी नहीं करके चलते हैं जैसा हम लोग डिडक्शन में या डिडक्टिव अप्रोच में करते हैं। तो हमारे पास में प्रीवियस जो रिसर्चेज होती है उनके एक्सपीरियंसेस से हम जरूर चीजों को अप्रोच कर सकते हैं, मगर वो एक मात्र चीज नहीं होती जिसको वेरीफाई या रिजेक्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं। हमारा मेजर गोल होता है कि हम लोग एक नई थ्योरी, एक नए रिसर्च की एक तरीके से शुरुआत करें या उसको बनाएं। तो इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड में, उस डेटा का सेंस मेकिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बाद में उसको इंटरप्रेट करके एनालाइज करके हम लोग अच्छे से जो भी वो बात कहना चाहता है, जो नई थ्योरी या नई विचार वो रखना चाहता है, उस विचार को हम रखते हैं। इसको हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों अप्रोचेस को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी गिवन क्वेश्चन के अंदर। और फिर हम लोगों ने जॉन ड्यूई के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि उन्होंने जो 5 जो उन्होंने स्टेप्स बताए थे और उन स्टेप्स से प्रेरित होकर किस तरीके से आज की रिसर्चेस में काफी सारे स्टेप्स आ चुके हैं। ये एक सजेस्टिव सीरीज है स्टेप्स की। ये सीरीज किसी और जगह पे किसी और विचारक के हिसाब से थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, पर जनरल लेवल पे इन्हीं पॉइंट्स को इसी सीक्वेंस में टच करते हैं। फिर हम लोगों ने जो है बातचीत करी थी फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च की। फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसका काम होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज को बढ़ाना, जनरलाइजेशंस करना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और ऑपोजिट में उसके अप्लाइड रिसर्च होती है जिस रिसर्च का मेजर काम होता है कि किसी भी तरीके की इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ मूव करना। जैसे पेंडेमिक इमीडिएट था तो उसके जो भी उस पेंडेमिक से रिलेटेड मेडिकेशन में एनहांसमेंट में, जो ह्यूमन बिहेवियर के डेवलपमेंट में एनहांसमेंट में जो भी वर्क किया जा सकता था, जो रिसर्च इमीडिएट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती थी, वो सारी की सारी अप्लाइड रिसर्च के फॉर्मेट में आती है। अप्लाइड रिसर्च में हम लोगों ने बातचीत करी थी एक्शन रिसर्च की, और किस तरीके से ये साइक्लिक होता है और किस तरीके से ये 4 स्टेप्स में प्लानिंग, एक्शन, डेवलपमेंट और रिफ्लेक्शन, या फिर प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन, इन 4 स्टेजेस में मूव ऑन करता है। पहले हम प्लान करते हैं, वहीं पे लोगों के बीच में लोगों का जो जिन लोगों पे रिसर्च करी जाती है उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, उनसे कोलैबोरेट किया जाता है, उनके बातों को, उनकी कही गई चीजों को हिस्सा बनाया जाता है रिसर्च का, उनको समाधान का हिस्सा बनाया जाता है। तो प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के बेसिस पे एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस करी जाती हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं उन सब प्रोसेस पे। कुछ चेंजेस करने हो तो दोबारा से साइकिल में शुरू कर जाते हैं हम लोग।
और अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं सेकंड श्रुति, किस चीज के लिए आप पूछ रहे हैं? ये एक्चुअली जो भी आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है, उन्हीं सभी स्ट्रक्चर्ड के बेसिस पे हम लोग पूरा का पूरा ये सिलेबस को कवर कर रहे हैं रिसर्च के। तो हम लोग अब सेकेंड टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च की बातचीत कर रहे हैं, वो है इवैल्यूएशन रिसर्च। सो जब भी हम लोग इवैल्यूएशन रिसर्च की बातचीत करते हैं, तो इवैल्यूएशन रिसर्च के अंदर हम लोग बात करते हैं दो मेजर तरीकों की, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमेटिव इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन रिसर्च का मतलब है कोई एक प्रोग्राम, कोई एक एक्शन जिसको इवैल्यूएट किया जाए, ये जाना जाए कि जो भी उसके गोल्स हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स हैं जिनको वो टारगेट कर रहा है, उन नीड से वो प्रोसेस के दौरान में जैसे जैसे वो इंप्लीमेंट हो रहा है, वो कितना उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को रीच कर रहा है, और ओवरऑल एंड पॉइंट पे लास्ट में जब ये पूरा प्रोग्राम एंड की तरफ पहुंच जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना इफेक्टिव रहा जो भी इसका टारगेट था उस टारगेट को पाने में। तो जो अप्लाइड रिसर्च का ये टाइप है इवैल्यूएशन का, उसका काम है ये डिटरमाइन करना, ये जानना कि कोई भी एक प्रोग्राम या पॉलिसी जो भी लागू करी जा रही है वो कितनी इफेक्टिव या कितनी एफिशिएंट है। तो ऐसे में हम लोग इफेक्टिवनेस को टारगेट करते हैं, सर्वे रिसर्चेस करते हैं, फील्ड में जाके रिसर्चेस करते हैं, ये देखने के लिए कि प्रोग्राम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितना स्ट्रांगली मीट कर रहा है। दो मेजर तरीके के इवैल्यूएशन होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जैसे अभी लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास के दौरान में आप लोगों के फीडबैक को देखते हुए अपनी सोच समझ के हिसाब से मैं रेगुलरली इस प्रोसेस में चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूं, ताकि जो प्रोसेस है वो बेहतर इफेक्टिव हो सके। तो आप लोगों से मैंने कुछ आइडिया लिया, आप लोगों ने कुछ सजेशन दिया, उसको अभी के अभी मैंने लागू करा और इमीडिएट में मैंने चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। या फिर जैसे कल जब हम लोगों ने इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव अप्रोच की बातचीत करी थी, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच के बाद हम लोगों ने लास्ट में टेस्ट करने के लिए कि इंडक्टिव और डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, हमने एक छोटा सा स्लाइड के थ्रू चेक करने का प्रयास करा कि आप लोगों को कोर कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइप है, जिसके अंदर हम इमीडिएटली डिलीवरी के दौरान में जो भी फीडबैक मिलता है उस फीडबैक को इंप्लीमेंट कर देते हैं, ताकि डिलीवरी अभी वाली इफेक्टिव हो सके, या फिर जो अभी इमीडिएट लर्निंग हुई है उसको यहां पे टेस्ट करना हो कि हम आगे वाले टॉपिक पे मूव फॉरवर्ड करें या ना करें। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ये इनफॉर्मल होता है, बिल्ट इन होता है, और इसलिए किया जाता है ताकि हम पूरा के पूरे प्रोसेस को कॉन्टिन्यूअसली इफेक्टिवली मॉनिटर कर सके। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो भी हमारा टारगेट है, जैसे ये क्लास, इस क्लास के दौरान में जो असेसमेंट किया जाएगा, जो पॉजिटिव चेंजेस करे जाएंगे, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। और मान लीजिए ये पूरे के पूरे प्रोग्राम के बाद जब हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम कितना इफेक्टिव हुआ, कितना हमारा जो गोल था वो मीट हुआ, जब हम उसको चेक करेंगे तो वो कहलाया जाएगा समेटिव असेसमेंट। समेटिव मतलब सम टोटल के बाद हम चेक करेंगे इफेक्टिवनेस को। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में एजुकेटर्स के पास में, व्यक्तियों के पास में एक कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि अपनी करंट डिलीवरी में वो चेंजेस करके उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लो इन स्टेक्स होती है। तो अगर आप, जो मैंने ये सवाल पूछा था कि जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, इन दोनों में इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच क्या है, ये सिर्फ इसलिए पूछा था ये चेक करने के लिए कि अभी इमीडिएट लर्निंग को क्या हम कैप्चर कर पा रहे हैं। लेकिन इसका गोल, इस पर्टिकुलर स्लाइड का, इस पर्टिकुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट का एंड गोल पर कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं होगा। आपके सिलेक्शन या नहीं सिलेक्शन पे, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने
ये इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच का जो मैंने क्लास के दौरान में एक सिंपल सा एक पॉइंट पूछा, तो उस पे आप जवाब दे पाए या नहीं दे पाए। लेकिन दे पाते तो अच्छी बात होती, पर नहीं दे पाए तो उससे आपके एग्जाम क्रैक करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लो होते हैं स्टेक्स में, ये इमीडिएट परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली इवैल्यूएट करने के लिए यूटिलाइज करे जाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स ज्यादातर क्वालिटेटिव होते हैं, ताकि एक क्विक ऑब्जर्वेशन करी जा सके, ताकि क्विक लेवल पे समझा जा सके कि भाई जो चल रहा है काम वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अगर नहीं चल रहा तो उसमें इमीडिएटली कुछ चेंज कर दिया जाए, ताकि अभी में वो चीज ठीक हो जाए। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जांपल्स जैसे क्विज हो गया, क्लास के बीच में कुछ गेम्स रख लिए, ऑन द स्पॉट इवैल्यूएशन कर लिया। जैसे आप एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स जब अपने दे रहे होते हैं, तो कोई एक टीचर आके बस रेगुलरली चीजें देख रहा होता है कि सब लोगों का काम ठीक तो चल रहा है या नहीं चल रहा, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ। और समेटिव असेसमेंट एक आउटकम इंडिकेटर की तरह देखा जाता है। ये एक आउटकम इंडिकेटर की तरह देखा जाता है, जहां पे जो भी फाइनल टारगेटेड गोल था वो मीट हुआ या नहीं हुआ। जैसे आपके जो एग्जाम्स हैं उनका फाइनल रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट, तो वो रिपोर्ट कार्ड और मार्कशीट की स्टेक्स हाई होंगी। कितना स्कोर बना ये आगे के कदम रखने में मदद करेगा, सिलेक्शंस में मदद करेगा, तो वो काफी हाई स्टेक है। तो समेटिव असेसमेंट की जो मार्कशीट है, फाइनल रिजल्ट है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के दौरान में जो चीजें करी जाती हैं वो स्टेक्स में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट हाँ उनकी भी लर्निंग में अपनी एक जगह होती है। तो ये ज्यादातर ये देखने के लिए किया जाता है किसी प्रोग्राम के एंड में कि कितनी लर्निंग हुई, किसी पॉलिसी जो नई चेंज हुई है उसके बाद में ये देखने के लिए कि पॉलिसी से पहले और बाद में किस तरीके के चेंजेस एड्रेस कर देखने को मिले हैं, किस तरीके के पॉजिटिव बदलाव हुए हैं, कितनी इंपैक्टफुल ये चीज रही या नहीं रही, और जो भी कोई लेसन सिखाया गया है वो लर्न हुआ या नहीं। तो आप फिक्स करते हो कि कितने ड्यूरेशन का समेटिव असेसमेंट होगा। तो समेटिव असेसमेंट एक हफ्ते का है, महीने का है, 6 महीने का है, साल भर का है, 3 साल का है, 5 साल का है, यह हमें तय करना होता है। तो फाइनल जो होता है जिसके अंदर पूरी इवैल्यूएशन चेक करी जाती है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल था नहीं था, वो समेटिव, और उसके बीच में जो छोटे छोटे कुछ इवैल्यूएशन असेसमेंट करे जाते हैं वो फॉर्मेटिव। उसके बाद में तीसरी अप्लाइड रिसर्च का टाइप आता है जो कि है सोशल इंपैक्ट रिसर्च। सोशल इंपैक्ट रिसर्च वो एक्शन रिसर्च जो कि इसलिए कराई जाती है ये देखने के लिए कि अगर समाज में कोई बड़ी चीज घटी है जिससे पूरा का पूरा समाज प्रभावित हुआ है, या कोई एक नया बदलाव करा गया है। जैसे यूपी में फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज को लेके बात चल रही थी, तो फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज पूरे यूपी में रहने वाले लोगों पर लागू होगी, तो पूरे एक समाज पे, एक ग्रुप पे इस बात का इंपैक्ट पड़ेगा। तो फैमिली प्लानिंग एक बड़ी चीज हुई जिससे समाज में कुछ मेजर इंपैक्ट हो सकता है। पैंडेमिक कोरोना, उसने पूरे के पूरी दुनिया पर एक इंपैक्ट छोड़ा जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजें घटी। तो सोशल इंपैक्ट रिसर्च के अंदर, जो कि ज्यादातर सोशल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में करी जाती है, ये चेक करने के लिए कि अगर कोई बड़ा प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड कोई मेजर चेंज कम्युनिटी में आता है तो उस चेंज का क्या इंपैक्ट रहा लोगों के जीवन पर, रहने पर, सोच विचार पर, सैलरी पर, पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी और हर एस्पेक्ट पर। तो सोशल इंपैक्ट रिसर्च में सोशल कंडीशंस, कम्युनिटी सर्विस को, साथ ही साथ में आपके इकोनॉमिक इंपैक्ट, हर चीज को देखा जा सकता है। जैसे कोविड-19 का इंपैक्ट क्या रहा सोशल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स पर, या फिर हम देखेंगे कि किस तरीके का, जैसे हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, उस डिस्क्रिमिनेशन का, उस डिस्क्रिमिनेशन को हम पढ़ रहे हैं तो उसके इंपैक्ट को स्टडी करना
कि डिस्क्रिमिनेशन से कितने लॉसेस होते हैं जॉब्स में, अपॉर्चुनिटीज में, उसके क्या सोशल इंप्लीकेशंस है, क्या इकोनॉमिकल इंप्लीकेशंस है, और बाद में गवर्नमेंट को बताना कि इस तरीके के पॉलिसी चेंजेस करे जाने चाहिए जिससे हायरिंग प्रैक्टिसेस में डिस्क्रिमिनेशन कम हो। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, अप्लाइड रिसर्च एक जरिया है रिसर्च को सोसाइटी में डायरेक्टली ले जाने का, सोसाइटी में डायरेक्टली एक्ट करने का। तो रिसर्चर अगर एक्टिविस्ट नजरिए से बदलाव करते हुए रिसर्च करना चाहता है या ऐसी चीज करना चाहता है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑब्जर्व हो सके और डायरेक्ट इंपैक्ट से कोई इमीडिएट चीज घट सके, पॉलिसी में चेंज, स्ट्रक्चर में चेंज, नए कायदे कानून, तो ये सारी की सारी चीजें अप्लाइड रिसर्च का पार्ट आता है। जी अलाफिया, तो यहां पे हम लोगों ने जितना पार्ट देखा उससे हमें क्या समझ में आया कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च दो मेजर डोमेन्स में बढ़ जाती है। एक में हम लोगों ने फंडामेंटल बेसिक प्योर रिसर्च की बातचीत करी और दूसरे में अप्लाइड रिसर्च की बातचीत करी। तो इसके बाद में कई और टाइप्स की रिसर्चेस होती हैं, जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च। इन सब चीजों को मैं रिसर्च डिजाइन में कवर करवाऊंगा जब ये बेसिक पार्ट्स आपके कवर करा चुका हूंगा। तो यहां पे सिर्फ रिसर्च के दो बेसिक टाइप आपको बताए हैं और अप्लाइड से हम लोगों ने इवैल्यूएशन, हम लोगों ने सोशल इंपैक्ट और एक्शन रिसर्च की बातचीत करी है। तो आपको एक एग्जाम्पल यहां पे थोड़ा सा एक क्वेरी आया है फॉर्मेटिव। सुहाना, किस तरीके के ड्रास्टिक सोशल इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए तो मैं बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। तो यहां पर समेटिव इवैल्यूएशन में किस तरीके से व्यक्ति की लर्निंग हुई है नहीं हुई है ये चेक करने के लिए, मान लो हमारा गोल है कि मैं देखना चाहता हूं इस क्लास के बाद में कितने बच्चों को ये इवैल्यूएशन का मेथड समझ आया या नहीं आया। तो मैंने अपना जो पीरियड लिया है इवैल्यूएशन का वो ये क्लास का टाइम पीरियड लिया है, ये जितनी देर की क्लास होगी। तो समेटिव असेसमेंट का मतलब होगा कि इस क्लास के बाद चेक करना कि क्या सच में क्लास मीनिंगफुल रही थी, क्या सच में क्लास ने कोई लर्निंग इंड्यूस करी, क्या बच्चों की समझ में चीजें आई। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होगा कि आप लोगों से क्लास के दौरान में इंटरैक्ट करते हुए, चीजें एड्रेस करते हुए, आपके क्वेश्चंस लेते हुए मैं यहीं पे उनको रिजॉल्व कर रहा हूं। इसका मेजर इंपैक्ट समेटिव पे नहीं पड़ेगा, आपके स्कोर पे नहीं पड़ेगा। अगर इसके बाद में एक टेस्ट लेता हूं आप लोगों का तो उसके स्कोर पे नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा प्रोसेस रिफाइन होता है, मेरी डिलीवरी अच्छी होगी और आपको इस डिलीवरी को लेने के लिए और बेहतर आपको कनेक्शंस मेरे साथ बनेंगे और कॉन्सेप्ट के बीच में आपको क्लैरिटी बनी रहेगी। तो फॉर्मेटिव दौरान में, समेटिव एंड में, यह देखने के लिए कि सच में क्लास सक्सेसफुल रही या नहीं रही। बिल्कुल सुहाना, जैसे ह्यूमन राइट्स का अब्यूज, रेसिज्म, क्लाइमेट चेंज, डिपेंडिंग ऑन की पर्पस क्या है, ये रिसर्चेस अलग अलग रूप, अलग अलग तरीके से देखी जाती है। तो इसमें एक्शन रिसर्चेस में वो रिसर्चेस जो डायरेक्टली चेंज लेके आ रही हैं और ऐसी रिसर्चेस को पढ़ना जो कोई चेंज कर रही है और उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है और उस इंपैक्ट के बेसिस पे पॉलिसी चेंजेस, रूल्स में चेंजेस, ये सब सजेशंस देना। जैसे एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ट्रैफिक रूल्स में जो आपकी पेनल्टी फाइन लगता है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। तो एक रिसर्च इस बात पे फोकस कर सकती है कि क्या इस चीज का सच में इंपैक्ट हुआ है लोगों पर। तो अगर मास लेवल पे सिर्फ नंबर ऑफ पेनल्टी इनपुट्स बढ़ गए हैं और उसका कोई इमीडिएट एक्शन नहीं हुआ है, तो ये एक्शन रिसर्चर, सॉरी ये अप्लाइड रिसर्चर गवर्नमेंट के पास अपना डेटा लेके जा सकता है रिसर्च का कि जो ये पॉलिसी चेंज किया गया था इससे रेवेन्यू में तो बढ़त हुई ओवरऑल, लेकिन लोगों के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी रोड रेजेस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो डेथ टोल है ड्यू टू सच एक्सीडेंट्स वो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तो सोशल इंपैक्ट का मतलब ऐसे इंपैक्ट को एसेस करना जिसकी वजह से समाज में कोई बदलाव हुआ था, तो
तो उससे पहले और उसके बाद के इफेक्ट को एड्रेस करके नए चेंजेस को प्रपोज करना।